अपने बचपन के बारे में आप कुछ बताएं। बचपन मैं एक संयुक्त परिवार में पैदा हुआ। मेरे 3 तो चाचा थे, चाचियाँ थी। और बचपन का जो हमारा रीति रिवाज था कि बच्चे जो पैदा होते तो गौशाले में पैदा होते, तो हम भी गौशाले में पैदा हुआ। और 10-11 दिन के बाद उसको घर के अंदर लाते थे पूजा करा के। बाद में दादा दादी गुजर गए, माँ बाप का टाइम आया, 6-7 बहन भाई थे, हर चीज़ का अभाव था। बर्तनों के नाम पे हमारे घर में एक तौली होती थी पीतल की, एक कढ़ाई होती थी, एक कांसे की थाली, 2 एक गिलास, बस ये हमारे पास बर्तन था। एक सिलबट्टा था, एक चक्की थी, जानदवा था, बस ये हमारी घर की मतलब बर्तन भांडे थे। तो ऐसे ही बचपन बीत गया। बोरी नहीं, बिस्तरा नहीं, घास का बिस्तरा बनाते थे, उसमें सोते थे, आग सेकते थे, ठंड लगती थी तो। और बाकी सर्दी बर्फ पड़ती थी, ठंड होती थी, गर्मी होती थी, घास में सोते थे और सब मज़े में रहते थे। कोई दिक्कत नहीं, किसी को कोई परेशानी नहीं, कोई अभाव नहीं। आज तो मखमल के गद्दों में भी नींद नहीं आती, तब जो है घास में नींद आ जाती थी। बचपन बीता, गाय चराई, जंगलों में बांसुरी बजाई। अपने दोस्तों के बारे में कुछ, जो आपके बचपन के दोस्त हैं उनके बारे में कुछ याद हो? बचपन के दोस्त, मेरा कोई खास दोस्ती का असल में मेरा स्वभाव शुरू से ही नहीं रहा। मैं लोगों से बहुत कम बात विषय में मतलब इन्वॉल्व होता हूँ लोगों के साथ। हाँ, दुआ सलाम राम राम में रखता हूँ दूर की, बस ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं रहता। बचपन में भी नहीं रहा किसी के साथ कि उसके बगैर मेरा गुजारा नहीं। पर हाँ, इतना जरूर है कि मेरे बचपन में स्कूल के साथी थे 2 एक लोग। अब तो एक तो मर भी गया, एक है भी। तो 4वीं तक पढ़ाई करी, उसका बाप गुजर गया, वो जाना बंद कर दिया, तो मैंने भी छोड़ दिया, मैं भी नहीं गया। माँ बाप ने कहा कि अच्छा है, ठीक है, तू गाय चरा ले। गाय चराता रहा कुछ दिन तक। उसके बाद लोगों ने कहा कि ये पढ़ता भी नहीं है, तो पढ़ाता भी नहीं है, तो इसको तो नौकरी लगवा दी। तो ऐसे करके 10 साल की उम्र में मैं नौकरी करने चला गया। एक डॉक्टर साहब थे, इसके पशुपालन डॉक्टर थे, उनके साथ 10 साल की उम्र में चले गए। उनके घर पर रहे, घर का काम किया। उसके बाद कुछ दिन, 1-1.5 साल उनके साथ रहे। उसके बाद वापस घर गए। मेरी बहन की, दूसरी बहन की शादी हो रही थी, तो उसके लिए मेरे पिताजी मुझे लेके आ गए। फिर घर आए। घर आने के बाद फिर मेरे चाचा मिलिट्री में थे, वो कहने लगा तो इसको अपने साथ ले जाओ। वो उस समय सन 62 में नगरोटा पोस्टिंग में थे, तो वहाँ एक मेजर साहब के साथ लगा दिया। उनके 2 बच्चे थे, वो हिसार के रहने वाले थे, फिरोजपुर उनका ससुराल था। 62 का वार टाइम था, तो वो अपनी फैमिली को छोड़ गया। उनका ट्रांसफ़र हो गया जोशीमठ, हमें छोड़ गए पंजाब। तो 1 साल पंजाब रहा। 1 साल के बाद मेरा चाचा मुझे आया, फिर वो चाचा मुझे गांव लेके गया। उसके बाद कुछ दिन गांव रहा। उसके बाद फिर मैं वापस अपने यहाँ तराई भावर रामनगर में आ गया। रामनगर में मैंने कुछ दिन काम किया और फिर वापस कुछ दिनों बाद फिर गांव चला गया। फिर वापस रामनगर आया। फिर वहाँ एक लकड़ी पड़ाव में, जहाँ लकड़ी लोडिंग अनलोडिंग होती है, ट्रक के डाले में बैठ के जंगल जाना, वहाँ से लोड लकड़ी लेके आना प्लाट में। उन लोग लकड़ियों को स्लीपरों को मतलब धांग लगाने के बाद जब वो कोई उनको लेने के लिए ख़रीदार आता था, तो रेल के बोगियाँ भरते थे। हम उन स्लीपरों को बोगियों में भरते थे, लकड़ियों को बोगियों में भरते थे रेल के। तो बस उसके बाद फिर वो सीजनेबल काम होने की वजह से गर्मी भर वो करते रहे। जब बरसात का मौसम आ गया, लकड़ी का काम ख़त्म हो गया, तो फिर ठेकेदार ने छुट्टी दे दी, चले गाँव जाओ। गाँव चला आया। 2-3 महीने फिर गाय बकरी चराई। फिर सर्दियों के टाइम आया, तो फिर हमारे पड़ोस में एक बहुत बुजुर्ग आदमी थे, वो दांत तोड़ने के लिए दिल्ली आ रहे थे अपनी बेटी के पास। उनका नाम रूप सिंह रमोला थे। तो उनके साथ मैं भी लग लिया रास्ते। तो 1964 में दिल्ली आ गया। दिल्ली आकर के उनके दामाद ने मुझे, तो पहाड़गंज में उनको रेलवे का मकान मिला हुआ था। हम पुरानी दिल्ली उतरे, पुरानी दिल्ली से तांगे में बैठ के नई दिल्ली गए। पहाड़गंज से वो
अपने ससुर को तो उसने अंदर रखा और मेरे को उठाया, उसने साइकिल में बिठाया और करोल बाग छोड़ाया। करोल बाग छोड़ाया, वो हमारे तरफ के कुछ लोग वहाँ काम करते थे बेकरियों में, उनके हवाले छोड़ दिया। तो वहाँ पटरी पे बैठा रहा, आखिर एक चाय वाले के साथ लगा गए। 15 दिन तक तो रोड पे ही रहा, जबकि सर्दी थी पूरी। तो दिन में तो धूप होती थी, रात को सेट चला जाता था तो मैं वो भट्टी पकड़ के रहता था। भट्टी गर्म रहती तब तक दूर से सेकता था। जब वो बहुत ठंडी हो जाती थी, जनवरी का महीना, तो भट्टी में ही हाथ पांव डाल करके बैठ जाता था। इतनी ठंड होती थी, रोड पे बैठा रहता था। सुबह वो सेक मुझे भट्टी में से बाहर निकालता था, तब जाके मैं मतलब सीधा होता था। तो 15 दिन 20 दिन के बाद फिर एक मेरा मिलने वाला उसी बुढ़े को लेके आ गया कि मैं गांव जा रहा हूँ, तेरे पिताजी को क्या जवाब दूँ, इसलिए मैंने सोचा तुझे देखने आ जाऊँ। तो वो बेचारा मुझे देखने आया, तो उसके साथ मेरा एक गांव का दूर का चाचा लगता था, वो मुझे अपने साथ ले गया। कहने लगा यहाँ छोड़, तू मेरे यहाँ चल, मैं तेरे को अपने साथ लगाता हूँ। तो खैर 20 दिन वहाँ पर काटने के बाद फिर मैं यहाँ किसी कश्मीरी के यहाँ लग गया। फिर लगने के बाद वहाँ पर मैंने सीजन वही था, सर्दियों में वहाँ काम किया। फिर गर्मी आते ही उन्होंने फिर छोड़ दिया। फिर उसके बाद फिर मैं एक बैंक मैनेजर के पास लग गया। उस समय पंजाब नेशनल बैंक जो है प्राइवेट होते थे, उसके साथ लग गया। उसके साथ फिर 2-3 साल मैंने आराम से काटे। काफ़ी दिन तक रहा। ग्रेड क्लास में नया नया बस रहा था, 64-65 की बात है। नया नया बस रहा था तो मैं वहाँ पर रहता था। उसके बाद फिर गांव गया, आया। फिर 70 के आसपास मेरी शादी होने की तैयारी हो गई। फिर मेरी शादी हुई, फिर मैं वापस आया। तो 70-71 के आसपास ही मेरे को मेरा ससुर जो थे वो रेलवे में थे। तो उन्होंने कहा भाई तू रेलवे और काम करना चाहता है तो मैं तेरे को आसाम भेज देता हूँ। उन्होंने मुझे आसाम भेज दिया और मैं वहाँ 2-3 साल तक ऑफिसर के साथ रहा। उन्होंने मुझे रेलवे में नौकरी दी। उसके बाद में वापस उन्हीं के साथ ट्रांसफ़र दिल्ली आ गया। रेलवे बोर्ड में रहा, 40 साल नौकरी करी। पहले मैं चपरासी रहा, फिर बाद में 2-2.5 साल में ही मैं 75 में ड्राइवर लाइसेंस बना कर मैं ड्राइवर बन गया। हेड ड्राइवर रिटायर हुआ हूँ 2012 में। अच्छा कटा टाइम, पता ही नहीं चला कब की बीत गई ज़िंदगी। रिटायर होने के बाद ही फिर मुझे किडनी प्रॉब्लम शुरू हो गई है, इलाज चल रहा है। अभी मैं ठीक हूँ, बच्चे सेवा कर रहे हैं, डायलिसिस में हूँ। बस इतनी सी कहानी है मेरी। क्या कहानी, मेरी कहानी ठीक है, इसमें वो नहीं आता अंदर से। आप मूड बनता है ना जब किसी चीज़ का, किसी कहानी को धीरे धीरे बनेगा ना। अब आपसे खो दो तो फिर तब आती है जब फिर। और कोई ऐसी चीज़ जो आप करना चाहते थे, कोई इच्छा आपके मन की, हाँ उसके बारे में बताइए कुछ। मेरी इच्छाएं बहुत थी और हमेशा, जैसे कि मेरी इच्छाएं पढ़ने की बहुत थी। मैं आज भी इस उम्र में भी पूरा अखबार पढ़ता हूँ और अपने धर्म ग्रंथ हैं जितने भी हैं, भागवत है, रामायण है, इस तरह की मैंने बहुत सारी किताबों का अध्ययन किया और पढ़ने में रुचि रही। मैंने नौकरी के दौरान ही एक बार तो सोचा था कि मैं 4वीं पढ़ा हूँ, तो सोचा कि मेरे आगे प्रमोशन नहीं होगी, तो मैंने 2 बार नाइट स्कूल में ज्वाइन भी कर लिया था। मगर क्वार्टर जाने के डर की वजह से फिर मैं नहीं पढ़ पाया। पर मैंने फिर लाइसेंस बनाया ड्राइवर का, फिर मैं लाइसेंस बन के मैं ड्राइवर बनने के लिए मैंने लाइसेंस बनवाया और फिर मैं प्रमोशन हो पाई मेरी और मैं अच्छे MCM ग्रेड से रिटायर हुआ हूँ। मेरी अच्छी नौकरी रही, मैं अच्छे अवार्ड भी जीते और ठीक ठाक रहा। ऑफिसरों का हमेशा मतलब चॉइस रहा हूँ और कभी भी काम में, अपने काम में सफल रहा हूँ, कभी फेल नहीं हुआ। रात दिन नौकरी करी, मिनिस्टरों के साथ रहा, बड़े बड़े मिनिस्टरों के साथ रहा, आखिरी दिन तक रहा। और इच्छा ये थी कि मैं आज भी, मैं जैसे पढ़ने की मेरी बहुत तमन्ना रहती है, मैं पढ़ता रहूँ, कुछ सीखने की जिज्ञासा रहती है, कुछ करने की जिज्ञासा रहती है। कई मकान बनाए, कई कुछ करा, कई चीज़ें जीवन में करते रहने की इच्छा है। जैसे मुझे प्लांटिंग का बहुत शौक है, मैं पेड़ पौधों से बहुत प्यार करता हूँ। हर तरह के पेड़ पौधों को कलम करता हूँ, उनको नया ग्रो करता हूँ, बनाता हूँ, विस्तार करता हूँ, लगाता हूँ। और फूल पौधों के प्रति भी मेरा रुझान अच्छा है।
नहीं, कोई ऐसी इच्छा जो आप करना चाहते थे वो हुई नहीं पूरी, या आप सेटिस्फाई हैं अपनी लाइफ से? बस मेरी इच्छा यही थी कि अगर मैं उस समय अगर मेरे को क्वार्टर की परेशानी, क्योंकि काम करता था तो क्वार्टर मिला रहता था, तो दिन में ऑफिस में काम करता, सुबह शाम वो जिनका क्वार्टर था उनका थोड़ा बहुत काम देखना पड़ता था, जैसे बाज़ार का हो या दूध लाने का। उस ज़माने में बोतलों का दूध आता था, तो दूध की बड़ी भारी एक ड्यूटी होती थी। उसके लिए 3 बजे रात उठ करके दूध लेने जाना पड़ता था, तो वो उसके वजह से क्वार्टर मिल जाता था जगह जगह। तो हमने सोचा किराए पर क्वार्टर लेंगे तो पैसे ही जाएंगे, तनख्वाहें बहुत कम थी, 150-200 रुपये क्लास 4 में तनख्वाह थी। तो उसमें खुद भी खाना, गांव भी भेजना, माँ बाप थे, फैमिली थी, बच्चे थे, वाइफ थी। तो मतलब इसलिए मतलब सोचा कि अगर मैं पढ़ने बैठ जाऊंगा तो मुझे क्वार्टर भी किराए पर लेना पड़ेगा और जो है मेरा पैसा भी लगेगा। तो इस वजह से पढ़ नहीं पाया। पढ़ने का बहुत शौक़ था कि मैं कुछ क्वालिफिकेशन हासिल करता, पर वो नहीं कर पाया। कोई बात नहीं, मैं अपनी कमी अभी आज तक भी पढ़ते रहता हूँ, इसलिए पूरा महसूस करता हूँ। और लोग मुझे ये तो नहीं कहते कि भाई आदमी अनपढ़ है। मैं आज भी राइटिंग में अच्छा लिखता हूँ। बाकी कोई कमी नहीं रही। भगवान की कृपा से मेरे 4 बच्चे हैं, 2 बेटा है, 2 बेटियाँ हैं, और अपने पैरों पर खड़े हैं, उनके भी बच्चे हैं, अपने घर बार है, सब कुछ इच्छाएं पूरी हो गई है, मेरी कोई इच्छा बाकी नहीं है। आप अपनी बेटियों के बारे में कुछ बताएंगे और कोई संदेश उनको देना चाहेंगे? नहीं, बेटियों से मैं प्रसन्न हूँ, खुश हूँ। अपने घरों में आनंद से रह रही हैं और उनके भी बच्चे हैं, अपने बच्चों की देखभाल कर रहे हैं। बड़ी बेटी रेलवे में, रेलवे बोर्ड में नौकरी कर रही है, छोटी बेटी प्राइवेट में है, वो भी अच्छा कमा रही है, उसका भी एक बेटा है। और मैं उनके कार्यक्रम से मतलब उनके घर परिवार से बहुत संतुष्ट हूँ, बहुत मज़े में रह रहे हैं। उनका अपना घर का खुद का मकान है और अपनी रोजी रोटी है, इसलिए मैं उनको कुछ भी क्या कहूँ। मैं तो यही चाहूँगा कि वो खुश रहें हमेशा। ईश्वर उनको लंबी उम्र दे, उनके बाल बच्चों को तरक्की दे, उनके घर वालों को मतलब खुशियाँ दे, उम्र दे और दुख तकलीफ से बचाए। मेरा ये आशीर्वाद है उनके लिए। और प्रसन्न रहे। और सब लोग जवाई हैं, दामाद हैं, समझी हैं, मेरे सारे इज्जत करते हैं, बहुत मान रखते हैं, सम्मान रखते हैं। मैं सबसे संतुष्ट हूँ। मुझे किसी से कोई गिलवा नहीं, कोई शिकायत भी नहीं है। उन्होंने भी कभी कोई ऐसा कोई वाक़या नहीं हुआ, ना हमने उनको ऐसा कोई मौका दिया, तो इसलिए मैं संतुष्ट हूँ। आप अपने बेटों के बारे में कुछ कहना चाहेंगे? हाँ, बेटों के बारे में मेरे को कई बार अकस्मात लगता है, कई बार लगता है कि शायद मैंने कुछ किया है, कभी तो ऐसा लगता है कि नहीं, कुदरत ने ही कुछ किया है। पर ज़्यादातर मैं ये कहूँगा कि मेरी फैमिली की देखभाल या मेरे बच्चों की देखभाल या मेरे बच्चों की सेटलमेंट, मेरे को कभी ऐसा नहीं लगा कि मैं उनके लिए कोई विशेष अलग से कर रहा हूँ। कुदरती जैसे किसी ने कोई बाँह पकड़ा होगा, मेरे बच्चे अपने आप ही सेटल हो गए, अपने आप ही वो अपने रोजी रोटी पर ध्यान देने लग गए, अपने परिवार पर ध्यान देने लग गए। और मैं उनसे प्रसन्न हूँ कि आज अपने खुद के मकान है, अपने बलबूते पे लिया। मैंने कोई उनकी हेल्प नहीं करी, ना ही उनको कभी हेल्प की जरूरत पड़ी। मैं चाहता हूँ कि ईश्वर हमेशा भी बनाए रखे। और बहुएँ भी मेरी बहुत अच्छी हैं, ठीक है। उनके भी बड़ी वाली के 2 बेटे हैं, बहुत इंटेलिजेंट और खुश हैं, खुद तंदुरुस्त हैं। उनकी तंदुरुस्ती भगवान बनाए रखे। छोटी बहू की एक बेटी है, वो भी ठीक ठाक है, खुश है वो अपनी लाइफ में, अपनी में। अब सवाल ये भी उठता है कि मनुष्य की आकांक्षाएं तो पूरी भगवान भी नहीं कर सकता है। जितना मनुष्य सोचता है कि साहब मेरे 10 बेटे हों तो ऐसे तो बन नहीं सकता भाई। इसलिए छोटा बेटे का एक बेटी है, हम सब चाहते थे कि उसका भी एक बेटा होता। तो थोड़ा सा मतलब मन में ये कसक तो रहती है कि उसका बेटा नहीं है। और बड़े बेटे को हम चाहते हैं कि 2 बेटे हैं तो एक बेटी भी उसकी भी होती, तो हम वो भी कसक मन में है। पर ये हमारी इच्छा कुछ खास इतने मायने नहीं रखती है। संतुष्ट हूँ उस बात से भी कि जितना दिया भगवान ने ठीक दिया। और जो है वो बहुत बढ़िया है, अच्छे हैं, बहुत इज्जत करते हैं, हमारी बहुत देखभाल करते हैं। मैं अपने आप को बहुत नसीब वाला मानता हूँ। थैंक यू। आपके जीवन में कोई ऐसा पल रहा हो जब आपको बहुत खुशी हुई हो या बहुत गम हुआ हो, बड़ा दुख हुआ हो किसी बात को लेके? हाँ, जीवन में
काफ़ी बार उतार चढ़ाव तो जीवन का ये तो स्वभाव रहा है, और उतार चढ़ाव मनुष्य का जीवन का अभिन्न अंग है। मैंने जैसे बताया अपनी कहानी में बचपन में कि हम बहुत ही भोलेपन में, बहुत ही कम संसाधनों में जिए हैं। खाना पीना, रहना सहना, ओढ़ना बिछोना, हमारा मतलब वो सब चीज़ों का कोई मान्य मतलब नहीं था। तो एक हिसाब से बिल्कुल हम साधारण जीवन, और उस साधारण जीवन में जीवन का कोई ठिकाना नहीं कि हमको क्या आकांक्षाएं हैं, हमें क्या बनना है, हम कहाँ रहेंगे, हम कहाँ जाएंगे, हम क्या करेंगे, इस सब चीज़ों का कोई ज्ञान ना होने के बावजूद जैसे शादी हो गई तो भी कोई मतलब वो दिल में वो नहीं कि यार शादी हो गई तो क्या हो गया, ऐसा कुछ नहीं। अचानक शादी हुई, अचानक मतलब शादी होने के बाद महसूस हुआ कि यार मेरे साथ एक और आदमी जुड़ गया। कुछ दिनों के बाद अचानक मेरे को शॉट तब लगा कि जब मैं इस भोलेपन में एक से मतलब एक समझ लीजिए बिल्कुल फ्री जो आदमी है उसको अचानक ही पता चला कि चिट्ठी आई कि साहब तेरा बेटा हो गया। तो अजीब सा शॉट लगा। मैं पहली बार मतलब कुछ अजीब सा महसूस हुआ कि आज मैं बेटा का बाप बन गया। तो हुआ मुझे मेरे जीवन में शॉट लगा। उसके बाद कुछ दिनों बाद ही 2-2.5 साल बाद ही फिर बेटी हुई, फिर और बेटा हुआ, फिर और बेटी हुई। तो इस तरह मतलब ये शौक तो जीवन में लगा। अचानक ही खुशी आई बहुत। एक वो हुई, दूसरी खुशियाँ नौकरी लगी, डॉक्टरी हुई, उसके बाद नौकरी अपना चलती रही, उसके बाद बेटा हो गया। फिर मैं प्रमोशन हुई, जैसे बिल्कुल अनपढ़ आदमी था। प्रमोशन की बड़ी हार्दिक खुशी हुई जब मेरा लेटर हाथ में आया कि आपको 260-400 का स्केल में भर्ती किया जाता उस ज़माने में हमारे, जबकि हम 70-85 के स्केल के आदमी थे, उसको सीधा ही 260-400 का स्केल में मिला। तो अति आवश्यक खुशी हुई कि मैं अनपढ़ आदमियों में कोई स्केल मिल गया। और उसके बाद फिर प्रमोशनें होती रही, काम होता रहा। एक खुशी और मिली मेरे को बच्चों के अलावा जब मेरे को सरकारी मकान मिला, और सीधे ही टाइप 2 का मकान मिला। उसमें 3-4 कमरे थे, अपना घर मिला। तो बड़ी हर्ष हुआ। दिल्ली जैसे शहर राजधानी में अपना घर मिला। अपने बाल बच्चे उस दिन से परमानेंट रहने लगे। नहीं तो बच्चों को हर चीज़ से मैंने गाँव भगाते थे, बच्चों की पढ़ाई ठीक नहीं हो पाई मकान ना होने की वजह से। यही ज़िंदगी थी बस। और कभी जो दुख हुआ किसी बात पे? दुख तो देखा जाए तो ईश्वर की कृपा से मैंने दुख देखा ही नहीं। मुझे कोई दुख उस तरह का हुआ ही नहीं कि जो असहनीय हो, जिसको मैं सहन, मेरे इस तरह की ईश्वर ने मेरे साथ बर्ताव नहीं किया। मेरे बच्चे सुरक्षित रहे, मेरी घरवाली सुरक्षित है, माँ बाप भी मेरे जो है अपनी उम्र खा पी के मरे हैं। 90 साल की उम्र में जाके माँ बाप मरे हैं। मुझे इस तरह का कोई मतलब दुख की तो मैं ईश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि मुझे उस तरह का कोई दुख नहीं हुआ, कभी नहीं, जिसके लिए कि मैं टूट गया हूँ, बर्बाद महसूस करता हूँ। ऐसा कुछ नहीं। ईश्वर की कृपा से मैं हमेशा खुशी रहा। मैं धन्यवाद करता हूँ। अपने जीवन के इतने लंबे सफ़र के बारे में कुछ बताइए, कुछ संदेश देना चाहें आप लोगों को कि जीवन को कैसे जीना चाहिए, कैसे खुश रहना चाहिए, इसके बारे में आप कुछ बताएंगे? हाँ, जीवन असल में जीवन शुरू करने से पहले हम लोग आज़ादी जरूर चाहते हैं, पर आज़ादी नहीं मिलनी चाहिए। एक तो मनुष्य को आज़ाद मनुष्य जो है वो ख़त्म हो जाता है। आदमी को किसी न किसी के नियंत्रण में रहना चाहिए, किसी का मतलब सलाह लेनी चाहिए जीवन में। अगर आदमी को सलाह मिलती रहेगी तो वो जीवन में कभी मतलब यानी कि घाटे का काम नहीं करेगा, वो अच्छे काम करेगा। सलाह देने वाला होना चाहिए अपना, और वो ताकि उसको हर जीवन में हर जगह पे मतलब यानी कि सलाह से बोलो सलाह जरूर मतलब ले। आप क्या संदेश देना चाहेंगे, मतलब क्या करना चाहिए लोगों को, कैसे जीना चाहिए जीवन में? एक तो वही है कि भाई आप अपनी कमाई के अनुसार जितने आप कमाते हैं उसी में अपना गुजारा करें। अननेसेसरी कर्जा लेना, अननेसेसरी दिखावा करना, पड़ोसियों को डींग मारना या किसी पे जोर दिखाना, इन सब चीज़ों के पीछे आदमी को बर्बादी होती है। और
नाश ही होता है, चाहे वो धन का हो, मन का हो, बल का हो, हर तरह से होता है। इसलिए अपने काम पे कौशलतापूर्वक जो है काम को आगे बढ़ाना चाहिए, काम करते रहना चाहिए। मेहनत के लिए आपको रात को भी अगर काम मिलता है, रात को भी आपको अगर जाना पड़ता है उठ के, तो आपको उठ के जाना चाहिए। काम के लिए कभी सुस्ती नहीं दिखानी चाहिए। जब आपके पास काम ना हो तो आप आराम भी करिए, मगर जब काम हो तो तब ये मत कहिए कि मैं थोड़ा आराम करके फिर जाऊँगा, तो वो खेत तब तक चिड़िया चुग जाएगी और आप देखते रह जाओगे। हमने जीवन में कभी भी मतलब काम के पीछे हम रुके नहीं, हम लगातार बढ़ते रहे। चाहे हमारे उस ज़माने में बहुत कम पैसे मिलते थे, 2 रुपये 2.5 रुपये घंटा या इससे भी कम पैसे मिलते थे, तो चाहे वो आटा नहीं मिलते थे। मैं बताया नहीं कि 70-85 का स्केल में 50 पैसे की एग्रीमेंट थी हमारी साल की। आज सोच के लोग हंसेंगे कि 50 पैसे की क्या सरकारी एग्रीमेंट होती थी, मगर हमारी होती थी। तो हम तो 50 पैसे सालाना जो है एग्रीमेंट मिलती थी, तो हमने वो भी टाइम देखा। और हमें ओवर टाइम या किसी और काम के लिए, एक्स्ट्रा काम के लिए अगर 1.5 रुपये 2 रुपये मिलता था तो हम उसके लिए खपते थे। तो इसलिए कहता हूँ कि काम आज का युग तो बहुत अच्छा है। आज तो दिहाड़ी है, मजदूरी है, हर एक चीज़ बढ़िया है। आप थोड़ा सा काम करोगे तो बहुत सारे पैसे मिलते हैं, और पैसे वेस्ट नहीं करने चाहिए। आपने जो कमा रखे हैं वो ऐसी चीज़ है कि वो आपके फ्यूचर में काम आ सकती है, दुख तकलीफ में काम आ सकती है। ऐसी चीज़ है। इसलिए कमा लिया है तो ये नहीं कि उसको खर्च दो, उसको रखो संभाल के, वो आपके फ्यूचर में काम आएगा। और हमने कमाया तो उसको ऐसे गंवाया नहीं, काम आया, बच्चों के काम आया, शादी करी, ब्याह करा, मकान बनाए, सब जगह काम आया। हमारे बुढ़ापे में भी हमारा काम आ रहा है। तो इसलिए यही मेरा कहना है। और सोबत और संगत, ये 2 चीज़ें हैं। जितनी देखभाल के या अच्छे लोगों की जाए वो ज़्यादा अच्छा है। बुद्धिमान आदमी की सोबत और संगत में रहना चाहिए। वो बल्कि कड़वा भी बोले तो भी आदमी को रहना चाहिए उसके नज़दीक। ये नहीं कि वो कड़वा बोल रहा है तो आप उसके नज़दीक ना रहें, और जो मीठा बोल रहा है वो बहुत अच्छा है, वो अच्छा नहीं होता है। मीठा बोलने वाला हमेशा जो है गलत होता है, और कड़वा बोलने वाला हमेशा सच्चा होता है। तो इसलिए मित्र भी ऐसे हो कि जो आपकी बुराई आपके मुंह के सामने कर दे कि आपने ये गलत काम किया है, तो वो सबसे सच्चा मित्र होता है। और जो आपकी झूठी तारीफ करता है, आपके सामने आपकी तारीफ करता है और पीछे से बुराई करता है, वो आदमी आप शत्रु से कम नहीं होता। थैंक यू। इसके बाद लाऊंगा, सुनो, अपने भाई बंधों के बारे में, गांव के लोगों के बारे में कुछ बताना चाहेंगे? हाँ, गांव में मैंने बताया नहीं, मैं बहुत बड़े परिवार में पैदा हुआ, जिसमें 4 चाचे थे, 4 चाचियाँ थी, चाचाओं की 2-2 3-3 शादियाँ भी थी, मगर काफ़ी बड़ा फैमिली थी। मगर मैंने जो देखा बचपन से ही, जो महसूस किया हमारी फैमिली के अंदर, ले दे के जो, मतलब मैंने बताया नहीं कि ले दे के जो हमारी हैसियत थी, जो प्रॉपर्टी थी, वो कुछ खेत थे और भांडे बर्तन के नाम पे मैंने बता दिया कि 2-3, एक आध डेगची, एक आध कढ़ाई, एक आध तवा, एक आध परात होती थी, बस। इसके अलावा भांडे बर्तन भी नहीं होते थे। और गाय भैंस बकरी उसी पे मतलब दिनचर्या अपनी बीतती थी, और वही खेती पाती उसकी वजह से, मतलब आज गाय ने खा लिया, भैंस ने खा लिया, घास काट लिया, पेड़ काट लिया, उसी आपस में, मतलब यानी कि भाई भी मेरे चाचे ताए आपस में जो है झगड़ा करते थे, और भयंकर झगड़ा करते थे। और कभी भी मतलब एक दूसरे के दुख सुख में काम नहीं आए, मदद नहीं करी, एक दूसरे के साथ प्रेम से नहीं रहे, और वही खटास देखी लास्ट तक भी, एंड तक भी यही कि और टांग खींचते रहे एक दूसरे की, कुछ हाथ नहीं लगा। आज की डेट तक भी लोग वैसे की वैसे ही हैं। अब उनके बेटे रह गए, बच्चे रह गए, नाती पोते रह गए, वो भी उसी तरह की उनकी सोच है, उसी तरह का उनका व्यवहार है। मिलजुल करके रहना, परिवार जैसा समझना या अपने बिरादरी जैसे समझना, उस तरह का भाव उनके अंदर नहीं है। और शायद वो लोग आने वाली और पीढ़ियां समझे तो समझे, पर तब तक तो बिरादरी लग रहा है कि दिन प्रतिदिन ख़त्म हो रही है। और जैसे एक दूसरा कोई मर रहा है तो उसमें वो कोई खास दुख नहीं महसूस करते हैं। एक पार्टी अगर महसूस करती है तो दूसरी नहीं करती है, एक पार्टी शामिल होती है तो एक पार्टी शामिल ही नहीं होती है। तो आज मनुष्य जो है बहुत संकीर्ण विचार का हो गया है कि भाई मैं हूँ वही काफ़ी है, बाद में तो बाद में जाए दुनिया। इसलिए अब वो बात नहीं रही, बिरादरी की ज़रूरत महसूस अब नहीं होती है। अपने अपनी ढपली, अपना अपना राग है, कौन किसको समझाए, कोई छोटा होने को तैयार नहीं। और इन सब चीज़ों की आज के युग में तो ज़रूरत भी नहीं। आज तो पैसा है तो हर चीज़ उसी समय काम हो जाएगा। पहले
पहले ज़माने में हमने देखा था कि मदद में मकान बन जाते थे, मदद में शादी ब्याह हो जाती है। हमारी खुद की शादी में हमने मांगे हुए कपड़ों से शादी करी, मांगे हुए जेवर से हमने शादी करी, मेरी बहनों की मांगी हुई जेवरों से शादी हुई। तो वो टाइम था। आज तो किसको मांगना, किसका मांगना, अपने ही इतने होते हैं कि भरमार पड़ी रहती है। तो आजकल हर चीज़ का साधन हो गया, इसलिए जो है वो जो आपसी प्यार प्रेम जो अपनापन था वो अब नहीं रहा। पहले एक दूसरे से मिलते थे तो बड़ा आनंद आता था, बड़ा खुशी होती थी। जैसे बाहर त्यौहार अगर हो आ गया त्यौहार की, हम लोग पहले से योजना बनाते थे फलाने दिन त्यौहार होगा, उस दिन अच्छा अच्छा कुछ खाने को मिलेगा। आज हर रोज़ अच्छा खा रहे हैं तो त्यौहार की कोई वैल्यू नहीं रही। लोग उस दिन जैसे गांव में मेला होता था तो उस दिन नए कपड़े पहनते थे, अच्छे कपड़े पहनते थे, धुले धुले कपड़े। आज के हर रोज़ लोग नए कपड़े पहनते हैं तो किसका त्यौहार, किसका मेला। आज उन चीज़ों की कोई वैल्यू नहीं रहेगी। आज तो ये है कि हर रोज़ त्यौहार है, हर रोज़ मेला है, हर रोज़, इसलिए कोई सारी चीज़ों की वैल्यू ख़त्म हो गई। किसी शख्स का आप धन्यवाद करना चाहते हो सबसे ज़्यादा अपने जीवन में, आपको आगे बढ़ाने में किसी का योगदान? नहीं, मेरे योगदान का तो तभी धन्यवाद होता है कि किसी ने मतलब हाथ पकड़ के ही मुझे मतलब यानी कि आगे तक ले गया हो, छोड़ के आया हो, या मेरा कुछ देखभाल करी हो, मेरे कुछ संभाल करी हो, तो मैं उसका धन्यवाद करूँ। मेरे जीवन में ऐसा नहीं हुआ। हाँ, ज़रूर है कि मैंने लोगों की भाषा को समझा, लोगों की बोली को समझा, लोगों का बात करने का तरीके को महसूस किया और उसमें अपने भले की बातें सोची और उस पर अमल करा। जैसे मुझे किसी ने बता दिया कि फलाना काम अगर नाइट स्कूल पढ़ा जाए तो प्रमोशन हो सकती है, पढ़ाई हो सकती है। जैसे वो किसी आदमी ने मुझे ऐसे कहा कि तुम भी पढ़ सकती हो, तो मैंने उस चीज़ को लिया और मैंने उस पर गौर करके मैंने वो किया। किसी आदमी ने मुझे कहा कि यार तुम अनपढ़ हो तो क्या हुआ, पढ़े लिखे तो वही थोड़े बहुत, तुम ड्राइवर का लाइसेंस बनाओगे तो तुम ड्राइवर पर लग जाओगे। अब उस आदमी ने मुझे मतलब यानी कि सिर्फ एक किसी की कहानी सुनाई कि तुम कर सकते हो, ऐसे कहा। या एक घटना बताता हूँ अपने जीवन में, मैं उस आदमी को हमेशा याद रखता हूँ। बहुत सीनियर था वो, बुजुर्ग था। मैं उस समय बच्चा था, मैं कोई 23-24 साल का था, नया नया आसाम से आया हुआ था। तो मेरे पास सफ़ेद वर्दी होती थी, वहाँ पर GM ऑफिस में सफ़ेद वर्दी मिलती थी क्लासपुर को। तो जीन का कोट पैंट था मेरे पास। तो वो मेरे को हर शनिवार, उस समय तो बल्कि इतवार की छुट्टी होती थी, शनिवार की नहीं होती थी। बाद में जब राजीव गांधी का टाइम आया तब शनिवार की भी छुट्टी हुई, नहीं तो इंदिरा जी के टाइम पे सेकंड शनिवार की छुट्टी होती थी और बाकी संडे की होती थी। तो वो लोग जो मेरे सीनियर थे वहाँ पर क्लासपुर में, वो हमारे पहाड़ के, तो वो लोग एक दिन मुझे कहने लगे कि भाई तू संडे को क्या करता है। तो मैं कहता हूँ भाई कुछ नहीं, घर में आराम करता हूँ, अपनी साइकिल साफ़ करता हूँ, बोरी बिस्तरा लता कपड़ा धोता हूँ। तो कहते हैं यार हम तुझे काम बताते हैं तो हाँ सब काम करते हैं, तेरे को पैसे भी मिलेंगे, खाना भी मिलेगा और टाइम पास भी होगा। तो मैंने उनसे पूछा मुझे क्या काम करना है, तो वो कहने लगा भाई हम शादी ब्याहों में किसी का काम करते हैं, तो वहाँ बैरागिरी के लिए आदमी की ज़रूरत होती है, तू भी हमारे साथ, हमने कई क्लब पकड़ रखे हैं, तू भी हमारे साथ चल, तेरे को पैसे भी मिलेंगे। तो मैंने उनको बड़े इत्तेफाक से जवाब दिया, अबे मेरी तो बेइज्जती हो जाएगी, मेरे लोग देखेंगे मुझे तो लोग कहेंगे कि तू क्या काम कर रही है। तो उस आदमी ने मेरे पर थप्पड़ उठा के मारा और कहने लगा कि साले तू यहाँ है क्या, तू यहाँ क्या है, यहाँ तेरी इज्जत ही क्या है, क्या है तू, दफ्तर में एक चपड़ा चाहिए बाबू का, जूठे गिलास और कप तो उठाता तू, और है क्या। और उस बात को मेरे को हमेशा ध्यान रहा। और फिर उसने मेरे को समझाया कि हमारी इज्जत यहाँ नहीं है, हमारी इज्जत अपने लोगों में है, और हम जहाँ के हैं वहाँ पर जब हम 4 पैसे भेजेंगे, हमारे लोग भाई बहन माँ बाप अगर 4 पैसे पहुँचेंगे टाइम से तो वो खाना खाएंगे, लता कपड़ा पहनेंगे, तो जब हम वहाँ पर जाएंगे तो रिश्तेदारी में हमारी इज्जत होगी, गांव में हमारी इज्जत होगी। यहाँ क्या इज्जत है, यहाँ तो हम काम करने के लिए आए हैं और मात्र काम ही, हमें कोई अफसर और साहब तो कहेगा। तो मेरे को वो बहुत अच्छा लगा और मेरे को बड़ी सीख मिली। उस दिन से मैंने गांठ पाड़ ली कि जो भी काम मिलेगा, जैसा भी काम मिलेगा, वो रात मिले या दिन मिले। यहाँ तक कि एक ने मेरे को सलाह दी कि तू रात को क्या करता है। मैं कहा मैं सोता हूँ।
कहने लगा पागल है, 5 रुपये मिलेंगे, चल होमगार्ड में। मैं 2 साल तक होमगार्ड में रहा। रात को जो है लोधी रोड थाने में डंडा लेता था 8 बजे और सवेरे 5 बजे जमा करता था। उसके लिए महीने में मेरे को 150 रुपये मिलते थे, 5 रुपये रोज़ के हिसाब से होमगार्ड में। तो 150 रुपये मुझे चपरासी की तनख्वाह के मिलते थे, 150 वहाँ से मेरी तनख्वाह सेक्शन अफसर के बराबर होती थी। 300 रुपये कमाता था महीने के, तो मुझे बड़ा हर्ष होता था। तो मैंने ऐसे लोगों से अपनी अकल पकड़ी। मुझे किसी ने पकड़ के हाथ पकड़ के नहीं सिखाया कि तू चल हम तेरे को ले जाते हैं, ऐसा नहीं। मैंने लोगों की बातें सुन के, लोगों की बातें समझ के और उसमें अपना फ़ायदा देखा और मैं आगे बढ़ा। तो ये कुछ मेरे अपनी जीवन में रहा। मैंने ये नहीं देखा पुरानी यादों के साथ ऑफिस में लौटेंगे थोड़ी देर में टी ब्रेक के बाद। धन्यवाद। ब्रेक के बाद आपसे फिर मुखातिब होते हैं और कोई आपकी आखिरी इच्छा जीवन की ऐसी, उसके बारे में। नहीं, इच्छाएं कोई इच्छा नहीं। इच्छा यही थी कोई आदमी को क्या रहता है। मैं तो यही, मेरी बेटी अपना ठीक ठाक घर में है, बेटा ठीक है, उनका कहीं मतलब शादी ब्याह उनका वो ना रह जाए, उसमें वो इसका मलाल होता है। बाकी तो अब कोई इच्छाएं मेरी पूरी नौकरी पूरी 40 साल कर ली, घर बैठा हूँ और अब बीमारी भी झेल रहा हूँ, तो फिर भी घर वाले सब देखभाल कर रहे हैं। इच्छा पूरी पूरी, खाने को अच्छा मिल रहा है, पहनने को अच्छा मिल रहा है, सारे बच्चे बेटी हो बेटा हो लत्ता दे रहे, कपड़ा दे रहे, सेवा कर रहे। अब इच्छाएं क्या हो सकती हैं। अब मैं कोई प्रधानमंत्री तो बन नहीं सकता, ठीक है, और ना ही मेरे में उतनी क्वालिटी, क्योंकि आदमी को हमेशा वो चीज़ों की डिमांड रखनी चाहिए कि जितना कि उसके अंदर खुद की क्वालिटी हो और कैपेसिटी हो। अननेसेसरी डिमांड भगवान के सामने भी मांगोगे तो भगवान भी कहेगा इतना बड़ा मूर्ख है ये, कि इस मूर्ख को क्या दिया जाए। तो इसलिए मेरी कैपेसिटी के अनुसार मुझे हमेशा संतुष्ट रहा हूँ और पूरा मतलब इच्छाएं मेरी पूरी होती रही। जितनी मेरी ताकत थी, जितनी मेरी सोच थी, जितनी मेरे को अकल थी, मैं उस हिसाब से मुझे पूरा बेनिफिट मिला। किसी भी क्षेत्र में जहाँ भी मैंने हाथ डाला, जितनी मेरे पर कैपेसिटी थी, जितनी मेरी सोच थी, जितनी मेरे पावर थी, उसका मुझे फुल फ़ायदा मिला। इसलिए मेरी इच्छाएं कहीं पर नहीं मरी। इच्छाएं असल में उसकी रह जाती हैं जो हाथ से कुछ नहीं कर पाता है, कर्मों से कुछ नहीं कर पाता, सिर्फ सपने ही सपने देखता है। उन लोगों के सपने रहते हैं। मैंने तो भाई सब अपने सपनों को साकार किया है और मैं कह नहीं रहा हूँ कि जो कुछ बाकी बचा भी वो मेरे बच्चों ने पूरे कर दिए। मेरे बच्चों ने यूँ पूरे कर दिए कि वो अपने पैरों पर खड़े हुए, उनके अपने नौकरियों का विस्तार किया, प्रमोशनें करी, अच्छी पोस्टों पर आ गए हैं। दूसरे में मेरी जीती ज़िंदगी मतलब उनके पास अपने घर, अपना मकान, अपनी सोच, अपनी समझ, उनकी अपनी एक मतलब एक सोसाइटी, एक मतलब लिंक हो के पब्लिक में उनके अपने एक सोर्सेज पैदा हो गए। ये नहीं कि वो आज भी बाप की उंगली पकड़ रहे हैं और मुझे उस बात की चिंता होगी यार इसका क्या होगा, कैसे होगा। तो इसलिए मैं उस सब बातों से संतुष्ट हूँ और मेरी कोई इच्छाएं भी नहीं है। और मैं कम पढ़ा लिखा होने के बावजूद भी मेरे शौक़ इतने प्रबल रहे हैं कि मैं अपने शौक़ जैसे एक स्मार्टफोन मतलब ये नहीं कि जो भी मैं यूज़ करता हूँ उसमें मैसेज भेजना, मैसेज वो करना, तो नाती पोतों से सीखा, बेटे से सीखा, बेटियों से सीखता हूँ और मैं उसको करता हूँ। तो मुझे नई नई चीज़ों पर हाथ आजमाना अच्छा लगता है, ये मेरा शौक़ है। और उम्मीद भी यही करती है कि शायद नई नई टेक्नोलॉजी आएगी, क्योंकि मैं जिस ज़माने में पैदा हुआ उस ज़माने में रेडियो भी नहीं था, लोगों पर टीवी भी नहीं था, और आज तो मोबाइल पे मेरे पास सब कुछ है। हमने सुना है कि आपके पास रेडियो का आपको बहुत शौक़ था। वो तो आज भी है। और आपके पास लाइसेंस भी होता था कोई रेडियो का? हाँ, मेरे पास रेडियो का, टीवी का, दोनों का लाइसेंस आज भी है। दूरदर्शन में जाके मैं 15 रुपये का लाइसेंस जमा करा के आता था। और ट्रांजिस्टर का मेरे पास लाइसेंस है, टीवी का मेरे पास लाइसेंस है। उस ज़माने में इंदिरा गांधी ने बाद में जो मनोरंजन टैक्स ख़त्म किया तो तब ख़त्म हुआ, नहीं तो रेडियो का टैक्स और टीवी का टैक्स ये सब शुरू हुआ। और ये इंदिरा गांधी जब आई तो उसने फिर ये ख़त्म किया मनोरंजन टैक्स, उस दिन से लाइसेंस बंद हुआ, नहीं तो हर कोई टैक्स देता। और मेरे पास दूरदर्शन का लाइसेंस आज भी है। अच्छा। और शौक़ रही रेडियो की तो बचपन से ही मैं नौकरी करता था। मेरे को कहीं 50 रुपये महीने की नौकरी या 25 रुपये महीने की भी नौकरी अगर मैंने जोड़ी और उसमें अगर वो उस समय 250-300 रुपये का मर्फी का या फिलिप्स का या इस तरह की कंपनियां होती थी उनका रेडियो ट्रांजिस्टर,
चाहिए होता था तो मुझे गांव जाने के लिए वो ज़रूर लेना होता था, चाहे भले रास्ते के लिए खर्चा ना बचे, पर रेडियो ज़रूर कंधे में टांग के ले जाना, इस बात का मुझे बहुत शौक़ रहा। और आज की डेट में भी मैं रेडियो टीवी को बहुत अच्छा लाइक करता हूँ, पसंद करता हूँ। मैं दिन भर समाचार देखता हूँ, हॉस्पिटल में जाता हूँ तो वहाँ समाचार देखता हूँ, घर पे आता हूँ तो घर पे टीवी में समाचार देखता हूँ, रेडियो सुनता हूँ। और पुराने गाने, पुरानी फिल्में मेरे को बहुत पसंद हैं। नए ना तो मैं गाने सुनता हूँ, नए ना मैं फिल्में देखता हूँ। और पहले की कहानियों में या गाने में कुछ मतलब होता था, कुछ उसका मतलब आदमी पे असर होता था, वो दिल से निकलते थे गाने, वो दिल से एक्टिंग होती थी। आज तो सब कुवड़पन है, आज कुछ नहीं है, ले मार ले धाड़। वो इस तरह की फैमिली पर बनी हुई फिल्में होनी चाहिए, कमर्शियल फिल्में होनी चाहिए, जिससे कि मतलब कुछ सीख जाए, कोई देशभक्ति पे हो, फैमिली पे हो, गरीबी पे हो, अमीरी पे हो, कुछ तंगी पे हो। आजकल क्या है, कुछ नहीं, मार धाड़, ले स्मगलिंग, ले चोरी, ले डाका, ले खून, ले कत्ल। इसलिए मैं इन सब चीज़ों को पसंद नहीं करता। और 100-200 आदमियों का खाना कर दे और ब्राह्मण भोज कर दो और गरीब गुरूब को कुछ दे दो, लता कपड़ा बांट दो, कुछ दान दक्षिणा बांट दो, बस हो गया कहानी खत्म। बस इसके अलावा कुछ नहीं। हाँ, रही बात है कि जब तुम्हारे घर में कोई पाठ हो, पूजा हो, शादी हो, ब्याह हो, उस पितर के नाम पे मतलब यानी कि आज्ञाल गाड़ना, मतलब अपने पितरों को बुलाना और आशीर्वाद मांगना कि भाई आप आ जाओ, मैं अपने लड़के की शादी कर रहा हूँ। जैसे मतलब शादी का कार्ड जैसे शुरू करते हैं, तो अपने पितरों को पहला कार्ड दो, उस समय उनकी फ़ोटो पे धूप अगरबत्ती करके, टीका पिटा करके, उनके आगे नाज का मतलब चावल और आटा रख के, उसमें पैसा रख करके, धोती कपड़ा भी अगर कुछ रखना तो वो भी रख दो और उनका हाथ जोड़ के आशीर्वाद मांगो कि पितर देवता, मेरा जो कार्य कर रहा हूँ, तुम्हारे नाती पोते का शादी कर रहा हूँ, ब्याह कर रहा हूँ, उसको सफल बनाना, मेरी मदद करना, कोई किस्म से कोई कलेश ना हो, कोई किस्म से कोई हानि ना हो, इसलिए मेरी मदद करना, बुलाना। उसके बाद जैसे शादी ब्याह निपट गया तो उसी खाने को जो वहाँ रखा हुआ है उसको फिर पकाना, कुछ दिनों बाद, शादी होने के कुछ दिनों बाद पका के उसको वहाँ पर भोग लगाना उन्हीं तस्वीरों के सामने और उनको कहना कि आपने मेरी बहुत मदद करी है, मैं आपका धन्यवाद और शुक्रवाद करना चाहता हूँ और आप अपने पितृ लोग चले जाएं, मेरा काम हो गया है और आगे भी दया दृष्टि बनाए रखना, मेरा जब भी कोई कार्य होगा मैं आपको बुलाऊंगा। बस उनको अपनी जगह पे मंदिर में या कहीं भी स्थान पे उनकी फ़ोटो रख दो और अपने काम पे लग जाओ। बस सबसे बड़ी बात तो कि मैंने दान के बारे में सुन रखा है, दान सुपात्र को दिया जाता है, सुपात्र होना चाहिए। सुपात्र 3 बताए गए हैं, ठीक है। तो वो सुपात्र मैं आज बता देता हूँ कि जीवन में आप भी जो है हमेशा जो है ध्यान रखना कि जो भी चीज़ दान देना चाहोगे तो सुपात्र को देना। और उसमें लिखा हुआ है माता पिता और गुरु और देवता, यही सुपात्र हैं। उमरा सिंह, मैं आज बता रहा हूँ, तुम कोई चीज़ अपनी माँ को दोगे, बाप को दोगे तो उसको अंदर दिल से खुशी हो, ठीक है। उसी तरह तुम अपने गुरु को, जिसने तुम्हें कोई अकल दी या कोई विद्या दी या कोई शिक्षा दी है, अगर तुम उसको जाकर के एक शॉल पहनाओगे या कोई भी कपड़ा उसको दोगे कि गुरुजी मेरी तरफ से है, तो उससे भी अपार खुशी होगी, अपार खुशी होगी कि यार मेरा ये चेला था, मैंने इसको रास्ता बताया था, बेचारा आज मेरी इज्जत कर रहा है, ठीक है। और रही बात तीसरा जो आदमी है, 3 पात्र मैंने बताए थे जो सुपात्र है, वो है देवता, मतलब इष्ट देवता। हम कहीं ना कहीं किसी न किसी असीम शक्ति के नीचे काम कर रहे हैं, कोई न कोई असीम शक्ति है जिसकी वजह से हम चल रहे हैं, चलायमान है, या हमारे अंदर जो ऊर्जा है वो कोई न कोई शक्ति है। मैं वो नहीं हूँ कि मतलब यानी कि नास्तिक भी नहीं हूँ और इतना ज़्यादा आस्तिक भी नहीं हूँ कि पागल हो जाऊँ कि नहीं साहब रात दिन माला जपो और ढोलकी बजाओ, वो भी नहीं हूँ। पर हाँ, इतना मैं ज़रूर मानता हूँ कि पृथ्वी को कोई न कोई चला रहा है, किसी न किसी शक्ति की वजह से हमें ऊर्जा मिल रही है और हम जिंदा हैं, हम चल फिर रहे हैं, हमारे काम में हमें मदद मिल रही है। इसलिए उस शक्ति के लिए नाम पे एक हिस्सा हमें हमारा बनता है कि जिसको हम किसी गरीब को, किसी असहाय को दें दान, ईश्वर के नाम पे। तो इसलिए सुपात्र को देना दान वो मतलब फलीभूत होता है। और बाकी जो कुपात्र को दिया हुआ दान तो समझ लीजिए जैसे आपने किसी जुआरी को दे दिया, किसी वैश्य को दे दिया, जो न इस लोक का न परलोक का। तो इसलिए मेरा मतलब मानना है कि सुपात्र के साथ ही आप इस तरह का
व्यवहार करें। बाकी तुलसीदास जी तो वैसे भी कहते हैं दया धर्म मूल है, पाप मूल अभिमान, तुलसी दया न छोड़ो जगत में है जब तक प्राण। मतलब ठीक है, दया रखनी चाहिए। आप अगर किसी को कुछ दे नहीं रहे तो उसे डांटो मत। जैसे कोई खिड़की पे आपके आ गया, आपने कुछ दे दिया तो अच्छी बात है, नहीं दो तो उसको मतलब उल्टा सीधा मत करो। और ख़ास तौर पे आज के युग में तो किसी को सलाह तो बिल्कुल ही मत दो मुफ्त में क्योंकि वो आपको आगे चल के गाली देगा। तो इसलिए सलाह तो बिल्कुल ही मत दो भाई, क्योंकि आज हर आदमी बुद्धिमान है। सब मैं कह रहा हूँ, बुद्धि तो हमारी जेब में है भाई। टेलीफोन हमें इतनी अकल दे देता है कि जिसकी कोई हद ही नहीं। हमारे ज़माने में होता है ये टेलीफोन, तो हम पता नहीं क्या होती है। तो ये चीज़ है बाबू, खुश रहो, चलो आबाद रहो। थैंक यू। अब चलते चलते कुछ बातें करेंगे आपके साथ, आपके फूलों के साथ, और आपका इंटरव्यू और आगे लेंगे। आइए। और आपको बागवानी का बहुत शौक है? हाँ, मेरे फूलों को देखो, अब तो ख़त्म हो गए। मेरे पास 150 से भी ज़्यादा गमले थे इसी छत पे। लाजपत नगर में मेरे पास बगीचा था, हर तरह के फूल, यहाँ तक कि मैंने पान के पत्ते तक पैदा कर रखे थे। मुझे बहुत शौक़ है। मैं अभी दिखाऊंगा आपको कि मैंने जो फूलों की कटिंग से पौधे बना रखे हैं जो ग्रो कर रहे हैं, फूल दे रहे हैं। कृपा करके इधर देखो कितने अच्छे मेरे फूल खिल रहे हैं। जबकि मैंने ये एक हफ्ते के बाद आता हूँ। ये मेरे फूल हैं, और ये देखो ये मैं आपके यहाँ पे, ये देखो ये कितना ग्रो कर रहा है। ये देखो फूल, ये देखो कितने सारे फूल, इन पे फूल आ रहे हैं। ये देखो, ये मैंने कटिंग करके बनाए हुए हैं, और ये छोटे से गमले में ही फूल दे रहा है। इसको कहते हैं गुड़ेल। ये सिंगल वाली है, और ये मेरी डबल वाली गुड़ेल है। ये डबल फूल देता है। ये भी कटिंग लगा रखी है। टमाटर का पौधा भी है इसमें। और ये देखिए मेरा ये कड़ी पत्ता, कड़ी पत्ता देखिए कितना सुंदर है, जो गमले में है एकदम। ये मेरा कड़ी पत्ता। ये मेरा अनार, ये काबुली अनार है। ये मेरा काबुली अनार है। ये कुछ दिनों बाद इसी में फूल देगा, ये बोनसाई बनेगा। और ये 40 साल पुराना मेरा पेड़ है। हाँ, एकदम भरी गए थे। हाँ, ये 40 साल पुराना पेड़ है मेरा बोनसाई। उठाओ मतलब बहुत। क्या करें, ताकत ही नहीं है। कार्यक्रम के लोगों के है कलश यात्रा प्रातः 8 बजे से 10 बजे, कार्यकर्ता गोष्ठी 11 बजे से 1 बजे, भजन ज्ञान